जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा सेट्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सेट्स जो टॉपिक है हमारा वो किन किन एग्जाम्स में आएगा। तो जो क्लास 11th होती है बच्चे, अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूं तो क्लास 11th में ये टॉपिक पूछा जाता है। और जितने भी हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो मैथमेटिक्स के लिए टीजीटी और पीजीटी लेवल पर हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में सेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर मैं एक सेट्स का मीनिंग की बात करता हूं तो सेट्स का मतलब एक स्पेस से है। सेट का मतलब किससे है? एक स्पेस से है। एक हमारे पास एक जगह है, उस जगह के अंदर, उस स्पेस के अंदर हमारे पास कुछ आर्टिकल होंगे। और आर्टिकल का मतलब क्या है? यहां पर आर्टिकल का मतलब है हमारे पास यहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एक स्पेस के अंदर हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर सेट्स बोल रहे हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक स्पेस है, या आप कह सकते हो कलेक्शन। क्या बोल सकते हो इसको? कलेक्शन। तो ए स्पेस या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या बोला? मैंने लिखा आपके सामने कि ए स्पेस या कलेक्शन, या तो आप इसको स्पेस बोलो जिसके अंदर एलिमेंट्स है, या आप ऐसे कह सकते हो कलेक्शन है। ये क्या है? किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यानी इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? दूसरा एलिमेंट्स बोल रहे हैं, वो वेल डिफाइन होंगे। अब यहां पर आपको यह बात समझना है कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है। मतलब वेल डिफाइन जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल के आता है? तो उसका मीनिंग यह आता है निकल के कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने आपसे बोला कि ए स्पेस ऑफ रिच पर्सन, ए स्पेस ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, क्या ये एक सेट को डिफाइन करेगा? कि अगर आप एक ऐसा स्पेस बना रहे हो जहां पर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? वो रिच पर्सन हैं। तो अब ये तो किसी का डिफाइन नहीं हो सकता कि भाई कोई पर्सन किसी के लिए रिच है, कोई पर्सन किसी के लिए रिच है। तो यहां पर हम फिक्स नहीं कर सकते। मतलब हम एक सेट बनाने के बाद उसके अंदर उन पर्सन के नाम नहीं पुट कर सकते जो रिच हैं, है ना। तो इस वजह से ये एक सेट डिफाइन नहीं होता। ये एक सेट डिफाइन नहीं होता। मतलब सेट का मतलब यहां पर फाइनली ये निकल के आ रहा है कि जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारे फिक्स होने चाहिए, वो चेंजेस ना हो, है ना। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने बोला कि ए स्पेस ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। तो हमारे पास कैसा स्पेस है यहां पर? कि नेचुरल नंबर का स्पेस है और लेस देन 5 है। अब आपको यह बात पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन हमें कहां तक जाना है? लेस देन 5 तक जाना है। तो इसका मतलब यह होगा कि जब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स डिफाइन करूंगा तो वो फिक्स होगा कि जैसा मान ला एक एलिमेंट 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 और एक क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो यह हमारे पास क्या हुआ? एलिमेंट डिफाइन होता है। सेट के अंदर हमेशा एलिमेंट जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। किसके थ्रू? कोमास के द्वारा सेपरेटेड किए जाते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम इनको क्लोज कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं बच्चे करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? करली ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जब मैंने ये बोला कि ए कलेक्शन या एक स्पेस ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उसके अंदर एलिमेंट क्या हुए? बिल्कुल फिक्स हो गए। उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर मैं किसी भी पर्सन से ये पूछूंगा कि आप मुझे एक ऐसा स्पेस बताइए जिसके अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है वो और लेस देन 5 हो। अब अगर हम बात करते हैं बच्चे किसी भी सेट के नोटेशन की, अगर हम बात करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। मतलब अगर कोई भी सेट हमारा डिफाइन होता है और हमें उसको नोटेशन करना है, मतलब डिनोट करना है, तो हमेशा ऑलवेज यूज करना क्या करना है? कैपिटल लेटर को यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक सेट कैसा हुआ? ये वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। और अगर मैं और एक सेट डिफाइन कर देता हूं आपके सामने कि ए स्पेस ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, या कहीं का भी लोकेशन ले सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे लिखा कि आपको ऑनेस्ट पर्सन लेने हैं, तो फिर वही कंडीशन फॉलो होगी कि ऑनेस्ट पर्संस में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन पर्सन ऑनेस्ट है कौन नहीं है। तो इसलिए यहां पर एक सेट ये डिफाइन नहीं होता। तो बेसिकली फाइनली हम ये समझ चुके हैं कि सेट होता क्या है और सेट का मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है जनरली, और हमें उसको कैसे डिनोट करना होता है, ठीक। अब अभी जो मैंने आपको सेट की फॉर्म बताई है बच्चे, ये आपको एक सिंगल फॉर्म दिखी है। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा यहां पर, तो देखो वो यहां पर समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होगा कि ए सेट्स
is always represented by two methods। ठीक है, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन टू टाइप से होता है, दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या हम इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो मैंने दो बताया आपको, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, या हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म की कैसी फॉर्मेट होती है? देखो, जैसे एक सेट मैंने ए डिफाइन करा, अब इसके अंदर क्या होगा कि एक्स आएंगे, एक्स का एक वेरिएबल है, यानी एक्स डिनोट करेगा हमारे पास एलिमेंट्स को। एक्स लिखने के बाद यहां पर आपको या तो एक लाइन बनी हुई मिलेगी इस तरीके से, और या फिर क्या मिल सकता है, यहां पर दो डॉट मिलेंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब एक्स सच दैट, या आप ऐसे पढ़ोगे एक्स इस प्रकार है, और क्या लिखा होगा यहां पर? कंडीशन ऑन एक्स, और यहां पर एक्स की कंडीशन बनी हुई होगी। उसके बाद जब मैं उस सेट को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करूंगा तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, और वो एलिमेंट्स जो होगा वो कोमास के द्वारा क्या होता है? सेपरेटेड होता है। तो ये बेसिकली एक फॉर्म बनती है। अब मैं इसके लिए अगर मैं आपको डिफाइन करता हूं, देखो जैसे मैंने एक बी सेट लिया, मैंने कहा एक्स इज सच दैट, है ना, और मैं बोल रहा हूं एक्स इज ए होल नंबर, एक्स इज ए होल नंबर्स लेस देन 6। इसका मतलब आपको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये क्या डिफाइन कर रही है कि हमारे पास जो बी सेट है उसके अंदर जो एक्स है वो इस प्रकार है कि एक्स इज ए होल नंबर लेस देन 4, यानी आपको होल नंबर लेने हैं और लेस देन 4 लेने हैं। अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? होल नंबर की बात कर रहा हूं। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 आएगा, 1 2 3 4, और कितना आएगा? 5 आएगा। तो लेस देन कितना बोला है? लेस देन 6 बोला है। तो हमारे पास ये एलिमेंट यहां पर डिफाइन हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि रिप्रेजेंटेशन अगर ऑफ सेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की जो जनरल है, इन जनरल कंडीशन है वो ये लिखी होती है कि एक्स सच दैट कंडीशन ऑन एक्स, इसकी कंडीशन लिखी होगी, और उसके बाद सेट की फॉर्मेशन में ये डिफाइन होगा। अब एग्जांपल के थ्रू मैंने यहां पर एक कंडीशन लिखी है कि एक्स इज ए होल नंबर लेस देन 6, तो एक्स के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो होल नंबर है और लेस देन 6 है। तो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर ये क्या हो जाता है? सेट डिफाइन हो जाता है। तो बच्चे आज की क्लास में मैंने आपको बताया सेट होता क्या है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।